तो अब हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। और हम लोग कवर क्या क्या कर चुके हैं उसको देखते हैं। काइनेमेटिक्स में 1D 2D कवर हो चुका है, फ्रिक्शन कवर हो चुका है, सर्कुलर मोशन कवर हो चुका है, लॉज ऑफ मोशन कवर हो चुका है, रोटेशन आएगा अभी, सर्कुलर कवर हुआ, रोटेशन नहीं, रोटेशन अबाउट टू कम। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। इस बात का हम छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का। देखो, अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है और इस ऑब्जेक्ट को हम इतनी हाइट पर यहाँ ले जाते हैं और ये हाइट है h। तो इसमें टोटल 3 बातें आती हैं, टोटल 3 बातें। वर्क पावर एनर्जी, समझते हैं इसमें वर्क पावर एनर्जी का क्या मतलब है। अब मान लो ये मास था तुम्हारा सेम m और इसको मान लो, तुम भी बैठ जाओ, रिवाइज कर लो अपना, इसे बैठ जाओ, इसे बैठ जाओ, ले जाओ इसको, दे दो बेटा इसको, ये एक्स्ट्रा ही चेयर है बेटा, ये इसको दे दो। अब देखो, अगर हम इस पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को यहां से इस हाइट पे ले जा रहे हैं तो हम लोग 3 बातें कंसीडर करेंगे वर्क पावर एनर्जी। और इन तीनों को एक ही शॉट में समझने के लिए हम लोग इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। मतलब इसका एक और एग्जांपल बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 आदमी को रखते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं पर्सन 1, एक को बोलते हैं पर्सन 2। पर्सन 1 इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके यहां ले जाने में 10 मिनट का समय लेता है और पर्सन 2 सेम ऑब्जेक्ट को यहां ले जाने में 20 मिनट का समय लेता है। अब देखो, ये पर्सन, ठीक है, मान लो ये 50 साल का, 50 इसकी एज है, 50 की है, और ये मात्र 5 साल का है। तो अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां ले गए तो 3 क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें से जो 50 साल वाला है वो ज्यादा काम किया या 5 साल वाला। मतलब वर्क की बात करेंगे कि कौन सा आदमी ज्यादा वर्क किया, कौन सा पर्सन। दूसरा, किस आदमी ने ज्यादा पावर यूज किया इसको यहां से यहां ले जाने के लिए। तीसरा, किस आदमी की ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी खर्च हुई इसको यहां से यहां ले जाने में, ठीक है। इसको हम लोग एक शॉट में समझते हैं कि आप जितना वर्क करते हैं अपने फिजिकली, आप जितना वर्क करते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप उस वर्क को मसल से कर रहे हैं, मतलब अपने बॉडी से कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है, क्योंकि आप काम करने के बाद थक जाएंगे। अगर मान लो हम इस दीवार को ऐसे ढकेलें 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 तो कुछ देर में हम थक जाएंगे। तो एक वर्क वो हुआ, उसको हम मान लेते हैं बायोलॉजिकल वर्क, क्योंकि हम अपनी बॉडी से वर्क कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये हुआ इस चीज़ को समझने का कि हम जो खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी आती है, उस एनर्जी का यूज़ करते हैं वर्क को निकालने में कि हम कितना वर्क हम कर सकते हैं। लेकिन देखो, जब तुम वर्क करते हो तो तुम वर्क अपने मसल से करते हो। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में जिस वर्क की बात करेंगे या फिजिक्स में जिस वर्क की बात की जाती है वो वर्क मसल का वर्क नहीं होता। वो वर्क होता है किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, वर्क बिकॉज ऑफ एनी फोर्स। तो हम लोग इस चैप्टर में जिस भी वर्क को समझेंगे उस वर्क को हम किसी आदमी के रूप में, औरत के रूप में नहीं समझेंगे। कोई बॉडी बिल्डर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, इस रूप में नहीं समझेंगे। हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि कौन सा फोर्स है जिसके थ्रू हम वर्क निकालना चाहते हैं। जैसे हम यहां पे बोले कि पर्सन 1 ज्यादा वर्क किया या पर्सन 2 ज्यादा वर्क किया, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये रियल लाइफ की बात हुई, फिजिक्स में नहीं। फिजिक्स में ये देखो, अब दिखाते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन ज्यादा पावर खर्च किया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कौन ज्यादा एनर्जी खर्च किया। तो अभी तो तुम लोग बोल दोगे सर ये बूढ़ा है, इसके पास एनर्जी कम होगी, या फिर तुम कोई बोलता सर ये बूढ़ा है, ज्यादा एनर्जी लगाया होगा, तो कुछ भी बोल सकता है। तो ये सब बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे उसमें पूरा का पूरा फिल्टर करके साइड कर देंगे, सिर्फ फोर्स पर आ जाएंगे कि फोर्स कौन सा यूज हुआ है वर्क को करने में, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो, जब भी तुम वर्क निकालोगे तो इस वर्क के निकालने का एक फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा F.D। ये डॉट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तुम लोग मैथ में समझोगे 2 तरह के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। क्या हुआ? तो हम ये कह रहे थे
कि यहां पर जो डॉट लगा हुआ है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स इस बात को समझेंगे कि ये जो हम लोग डॉट देख रहे हैं ये वेक्टर का एक प्रोडक्ट है। वेक्टर चैप्टर जब मैथ में पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं, मतलब मान लो दो क्वांटिटी है ए, इसका डॉट निकाल रहे हैं किसी क्वांटिटी से बी से, और एक सेम क्वांटिटी का क्रॉस निकाल रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन, चाहे डॉट निकालो चाहे क्रॉस निकालो, डॉट भी कुछ आंसर देगा, क्रॉस भी कुछ आंसर देगा, लेकिन दोनों के दोनों क्वांटिटी वेक्टर ही होने चाहिए, ठीक है। मतलब आप डॉट कर रहे हो या क्रॉस कर रहे हो, डजंट मैटर, दोनों के दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। और जो आंसर आएगा, डॉट का आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है, क्रॉस का आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसका ट्रिक समझ लो। ट्रिक ये है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, तो क्रॉस में देखो 4 डायरेक्शन है, लेकिन डॉट में डायरेक्शन ही नहीं है। इसका सिंपल ट्रिक है कि जब आप डॉट करते हैं तो इसमें डायरेक्शन है नहीं। ट्रिक बता रहे हैं, ये मैथ नहीं है, ट्रिक है। तो ये डॉट का जो आंसर आएगा वो स्केलर होता है। तो यहां पर जब वर्क निकालते हैं तो एफ डॉट डी करते हैं। एफ डॉट डी क्या होता है, ये एफ वो फोर्स है जो आपको वर्क कर, मतलब जो फोर्स वर्क कर रहा है, और ये डी डिस्प्लेसमेंट है। डी डिस्प्लेसमेंट क्या है इसको समझते हैं। जब आप वर्क करते हैं तो हम बताए कि हम लोग दुनिया में किसी भी वर्क को स्टडी यहां पे नहीं करेंगे, हम लोग उसी वर्क को स्टडी करेंगे जो एक फोर्स के जरिए हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। बात को समझो, दुनिया में किसी और वर्क की बात नहीं हो रही है, जो लैब में बैठ के वर्क हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही, जो फाइल में बैठ के आप फाइल भरते हैं, काम करते हैं, सैलरी मिलती है, उसका नहीं होता, वो बातें नहीं हो रही यहाँ पे। सिर्फ एकदम सब कुछ फिल्टर करके सिंपल कर दिए हैं। एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से वो ऑब्जेक्ट अपने आप को डिस्प्लेस कर लेगा। डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाएगा, चल देगा वो। तो जब एक जगह से हट के दूसरी जगह आएगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब देखो, अगर मान लो, इमेजिन करो, फोर्स तुम तिरछा लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब इधर हो गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों की डायरेक्शन होगी। बात को समझो, अगर मान लो ये कोई टेबल है, इस पर हम ऑब्जेक्ट रख के फोर्स ऐसे लगाए तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, लेकिन अगर इस टेबल पे हम फोर्स ऐसे लगाए तब भी ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इस बात का है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं थे, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। इसका सीधा मतलब है कि डायरेक्शन को भी इंक्लूड करने के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी इसमें आनी चाहिए वर्क के फॉर्मूले में, ठीक है। वही इसी के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। जो मैथ पढ़ चुके हैं वेक्टर वो जानते होंगे कि जो ये फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डी भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब इसको ओपन करते हैं तो ये बनता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एफ और डी बन रहा है वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। इसको सिंपल एफ डी भी लिखा जाता है, एफ डी कॉस थीटा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये एफ डी कॉस थीटा बन जाएगा। किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब होता है कि आप उस वेक्टर के डायरेक्शन से मतलब नहीं रखते, आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल के लिख रहे हैं। और इसी चीज को लिखा जाता है ऐसे, सिंपल ए, राइट। तो चलो बन गया हमारा वर्क का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यहां कैसे लगाएंगे, तो बात समझते हैं। इस ऑब्जेक्ट को यहां ले जाने में डिस्प्लेसमेंट चेक करना होगा कि डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हुआ और कितना हुआ, और आप फोर्स कितना लगाए थे और किस दिशा में लगाए थे। तो अगर तुम इस पर इधर फोर्स लगाते हो ऐसे, एफ फोर्स, तो ये इसी दिशा में डिस्प्लेस होता है डी। तो तुम यहां पे ये देख रहे हो कि यही एफ फोर्स इस डी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट की दिशा और फोर्स की दिशा बराबर है। डिस्प्लेसमेंट की दिशा, फोर्स की दिशा बराबर है। तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है, थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल। अब बच्चे यहां पे गलती करेंगे, अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल पूछते हैं तो देखो उसमें गलती क्या होती है। अगर हम एक वेक्टर ऐसे दिखाते हैं, दूसरा वेक्टर ऐसे दिखा देते हैं, और हम बोलते हैं ये एंगल मान लो 120 दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे ये वेक्टर फोर्स है, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर के बीच एंगल कितना है, तो बच्चे बोलेंगे सर 120। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? वो एंगल लिया जाता है जो टेल और टेल के बीच बना हो या हेड और हेड के बीच बना हो, लेकिन ये एंगल टेल और हेड के बीच बना है। तो तुम क्या करोगे,
इस चीज को ऐसे उठा के यहां रख दो, ऐसे, तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो राइट आंसर हुआ इसी डायग्राम का 60 डिग्री। या फिर ये वाला वेक्टर उठा करके यहां लगा दो ऐसे, तो भी ये एंगल क्या बना 60 डिग्री। या तो टेल के बीच का एंगल बता दो, या तो हेड के बीच का एंगल बता दो। ठीक है, ये मिस्टेक बहुत कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, जेई और नीट के एग्जाम में पक्का मिस्टेक करते हैं बच्चे इसमें, और डायरेक्ट आंसर नहीं दिया होता। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे एंगल दे दिए 120, ठीक है, हम बोल दिए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारा 5 मीटर का और ये फोर्स लगा 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का फोर्स, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, थीटा है 120, बच्चे फटाक से उसमें डालेंगे, ऐसे लिखेंगे 10 गुणे 5 गुणे cos 120, cos 120 की वैल्यू -1/2 पुट कर देंगे, आंसर आएगा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों, कहां पे गलती हुई है, थीटा में गलती हुई है। थीटा लेना था समझ के, हेड और टेल में थीटा नहीं लिया जाता, समझ में आ गया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको बिल्डअप करना है वो ये है कि जब भी हम लोग फोर्स निकाल रहे होंगे वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में, तो वो फोर्स अभी तक लॉज ऑफ मोशन में जितने फोर्स पढ़े हैं, स्यूडो फोर्स, फ्रिक्शन, टेंशन, इसके अलावा जो वेट नीचे लग रहा था, ये 4 मेजर फोर्सेस हैं। उसके अलावा भी कुछ फोर्स हो सकता है, फिजिकली बॉडी से धकेला गया ऑब्जेक्ट, तो वो बॉडी खुद में फोर्स लगा रही है, तो ये एक्स्ट्रा फोर्सेस जो होंगे। अगर एडवांस में ये क्वेश्चन बने आईआईटी एडवांस में, तो वहां पर क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, उस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देंगे, यहां पे कोई दूसरा चार्ज रख देंगे, वो चार्ज इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स हो गया। तो एडवांस का प्रॉब्लम हम तब सॉल्व कर पाते हैं जब 11th 12th का पूरा आइडिया मिल जाता है। सिर्फ 11th की पढ़ाई करके आप एडवांस का वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो सिर्फ 11th के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। लेकिन 95% एडवांस के क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, सारा उसमें 11th 12th मिक्स होता है। एडवांस टफ क्यों होता है, जो बच्चे आईआईटी मेन में टॉप करते हैं वो भी एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि एडवांस क्वालिफाई करने के लिए आपका 11th 12th इतना जबरदस्त तैयार होना चाहिए कि आप अपने टीचर के बराबर जानते हो। मतलब टीचर अगर बिजी है या बोरिंग हो रहा है ना, उसको वो बोलते तुम क्लास ले लो, तुम क्लास ले लो, उस लेवल का जब हो जाएगा तब जा करके आप आईआईटी एडवांस क्लियर कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट, देखो आईआईटी एडवांस ना प्रैक्टिस से नहीं क्लियर होता, आईआईटी एडवांस क्लियर करने वाला ब्रेन दूसरा होता है। मतलब आप कितना ही प्रैक्टिस कीजिए, वो ब्रेन दूसरा होता है जो आईआईटी एडवांस क्लियर करता है। ठीक है, वो ब्रेन सबके पास होता है, बस बात ये कि जो अप्लाई करता है उसका एडवांस वाला ब्रेन डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इस चीज को कन्वर्ट फोर्स में, पावर में। देखो वर्क हम बस थोड़ा समझाए हैं, लेकिन इतना ही नहीं है, अभी हम इंट्रो टाइप का दे रहे हैं चैप्टर के बारे में। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी मेन चैप्टर है मैकेनिक्स का, एकदम मेन चैप्टर। मोशन वगैरह तो है, लेकिन उसको तुम टूल समझ सकते हो। वर्क पावर एनर्जी में मोशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, लॉज ऑफ मोशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, और यहां तक कि जब रोटेशन पढ़ के वापस आओगे तब भी वर्क पावर एनर्जी सॉल्व करोगे। रोटेशन में रोटेशन पढ़ लोगे, मतलब मेरे हिसाब से अगर हम इसको डिजाइन कर रहे होते तो हम इसको रोटेशन के बाद रखते इस चैप्टर को, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में हम किसी को रोटेट कर देंगे ना, कोई चीज़ फैन रोटेट कर रहा है, अगर ये 10 मिनट रोटेट कर दिया तो ये कितना ऊर्जा एनर्जी खर्च किया। ठीक है, एक और चीज़, जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर जो वेक्टर निकला है वो तो एफ डॉट डी के हिसाब से निकला है। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ श्योर थे मेरे डायग्राम में कि तीर जो था वो फोर्स का तीर था, लेकिन अभी जो हम एग्जाम्पल लिए थे कि ब्लॉक ऊपर लेके जाना है, उसमें तो हमको तीर कहीं दिया नहीं हुआ था। तो ये एग्जाम्पल के साथ साथ समझ डेवलप हो जाएगी कि कहाँ पर तीर करना होता है। जैसे हम लोग टेंशन वाला सब समझ लिए अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको वीडियो देख करके वापस से वीडियो बना लेना, अपना नोट्स बना लेना। अब देखो हम लोग बात करते हैं पावर क्या होता है। देखो अगर मान लो कि तुमको आधार कार्ड बनवाना है और तुम एकदम सिंपल आदमी हो, तुम कहीं जा रहे हो, तुमको वापस कर दे रहा है। मान लो तुमको एफआईआर लिखवाना है, तुम कहीं जा रहे हो, तुमको वापस कर दे रहा है। मान लो तुमको गैस का कनेक्शन लेना है, तुम जा रहे हो, तुम्हारा काम नहीं बन रहा, तो तुम क्या करोगे, किसी पावरफुल आदमी के पास जाओगे कि सर हमारा ये काम करवा दीजिए। तो जब वो तुम्हारा काम करवा देगा तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि तुम्हारा टाइम बच गया, नहीं तो तुम अभी 4 बार और दौड़ते, 4 बार 10 बार। मतलब ये है कि पावर का लेना देना टाइम के साथ है। अगर पावरफुल इंसान है तो वो काम को जल्दी कर देगा, इसका सीधा मतलब है, लेकिन काम वो वही करेगा जो आप करते। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई पर्सन 1 है, वो किसी काम को W वर्क कार्य, इस काम को वो 5 मिनट में कर दे रहा है, और कोई दूसरा पर्सन है वो सेम काम W वर्क कार्य
को वो 10 मिनट में कर रहा है, 5 मिनट 10 मिनट, तो इसका पावर बेकार है, इसका पावर सही है, मतलब कि ये ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है, ये सेम काम को किया लेकिन जल्दी कर दिया, इसका पावर ज्यादा है। इसका मतलब समझो ऐसे, अब फिजिक्स में आते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास इस रूम में पानी भरा हुआ है, पूरा एकदम टीपे टीप पानी, अब तुमको एक मोटर लगा करके पानी को खाली करना है। मान लो सेम रूम जो पीछे रूम है, दोनों मान लो इक्वल वॉल्यूम का है, दोनों पानी भरा हुआ है, इसमें लगा दी एक मोटर, वो मोटर पानी खाली किया 1 घंटे में, और उसमें लगा दी एक मोटर, वो मोटर पानी खाली किया 1 दिन में, मतलब 24 घंटे में। तो ये मोटर का पावर ज़्यादा है, तो पावर का जो यूनिट होगा WATT होगा, वाट, WATT। हम लोग मजाक करते थे बचपन में कि पावर का यूनिट क्या है, वाट, तो वही तो हम पूछ रहे हैं क्या है, वाट, तो WATT होगा, ठीक है। तो पावर का यूनिट होता है वाट, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है W/T, वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड मतलब एवरी सेकेंड आप कितना ज्यादा वर्क खत्म कर देते हैं, एवरी सेकेंड आप कितना ज्यादा वर्क खत्म कर देते हैं, उतने पावरफुल आप हैं। अगर मान लो इसको तुम यूनिट से देखो, ये होगा जूल, वर्क का यूनिट होता है जूल, SI यूनिट जूल, CGS यूनिट अर्ग, टाइम का SI यूनिट सेकेंड, CGS यूनिट सेकेंड। क्या तुम लोग, CGS यूनिट भी सेकेंड ही होता है टाइम का, तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही हम लोग WATT वाट कहते हैं, ठीक है। जूल पर सेकेंड को फील करो, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 25, ये बल्ब कितने वाट का है बेटा, रुको हम तुम दिखाते हैं बेटा, उसमें एक बल्ब देना, तो हाँ बल्ब दो। देखो इस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है, ये फिलिप्स का बल्ब है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 9 वाट का है, 9 वाट। 9 वाट का मतलब ये है, अच्छा देखो ये बताओ, ये बल्ब ऊर्जा लेता है या ऊर्जा देता है, हम पूछ रहे हैं ये बल्ब ऊर्जा लेता है या ऊर्जा देता है, ये लेता है और देता भी। आप क्या बोलो बेटा, हाँ कन्वर्ट करता है, वेरी गुड। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जो सिर्फ ऊर्जा ले, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जो सिर्फ ऊर्जा दे। हम लोग जो भी डिवाइसेस देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, लाइक अ ह्यूमन, हम लोग ऊर्जा लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे ही ये जो बल्ब है, ये जिस प्रकार की ऊर्जा लेता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जिस तरह की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, वेरी गुड, क्योंकि बल्ब गर्म भी होता है। तो ये दोनों हुआ। जो आयन बॉक्स होता है, आयन बॉक्स, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी देता है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुछ भी हीट डेवलप करता है, जनरेट करता है, सॉरी लाइट जनरेट करता है, वो हीट जनरेट करता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि अगर इस बल्ब पर 9 वाट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 9 वाट का बल्ब है, मतलब ये इसकी ऊर्जा 9 वाट है। अब यहां पे कंफ्यूजन हो गया ना, क्या कंफ्यूजन हुआ यहां पे कि ये 9 वाट लेने वाला 9 वाट लिखा हुआ है या 9 वाट देने वाला 9 वाट लिखा हुआ है, कंफ्यूजन हुआ कि मतलब ये 9 वाट की लाइट डेवलप कर रहा है या 9 वाट का वो ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। तो अभी हम समझाते हैं 9 वाट को, ठीक है, अभी हम समझाते हैं 9 वाट को। देखो बल्ब की रेटिंग तुम लोग समझोगे क्लास 12th में, इस टॉपिक को हम यहीं ड्रॉप कर रहे हैं, नहीं तो फिर चैप्टर कहीं और चला जाएगा। क्लास 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जब हम पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर तुम लोग डिस्कस करेंगे बल्ब के बारे में डिटेल में। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी हम लोग ये समझते हैं कि अगर कहीं पर 9 वाट लिखा हुआ है, तो इस वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। तो इसको हम वाट को हटाकर लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ 9 जूल पर सेकेंड, चाहे वो 9 जूल पर सेकेंड ले, चाहे वो 9 जूल पर सेकेंड दे। समझ में आ गया। अब बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं, जब उनसे पूछो कि पावर का यूनिट क्या होता है, तो फट से वाट बोल देते हैं। लेकिन क्लास 12th में ऑप्टिक्स चैप्टर भी है, उसमें चश्मे के लेंस का पावर होता है, उसका डायोप्टर होता है, ठीक है। हालांकि जो बेसिक तौर पे पावर 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 बोला जाता है, या वो मैकेनिकल पावर होता है या वो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, तो दोनों का यूनिट वाट ही होता है, ठीक है। लेकिन जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर चश्मे का जो पावर होता है, चश्मे का नहीं, चश्मे के लेंस का पावर,
राइट। चश्मे का पावर थोड़ी होता है, चश्मे के लेंस का पावर होता है, वो डायोप्टर होता है। तो क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह के पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो हम ये पूछ दें कि जो नेता वेता लोग होते हैं उनका पावर, तो उनका पावर क्योंकि बाट में बताओगे क्या कि डायोप्टर में बताओगे, वो अलग ही पावर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का हो गया वर्क। वर्क समझने के लिए सिर्फ एक चीज समझो, F.D लगाना होता है। F.D को कैसे कैसे लगाना है अलग एग्जांपल्स में समझा देंगे। पावर को सिर्फ WT से निकाला जाता है। अब देखो तीसरा यूनिट है ऊर्जा। देखो हम एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। हम लोग मतलब जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई लोग बैठे हुए हैं वो मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। एग्जांपल मेरा बेस्ट है। हम धर्म से हुए हिंदू धर्म से, हमारे धर्म में भगवान का मतलब कोई ना कोई भगवान होता है। अब हम इसमें सनातन कॉन्सेप्ट को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हिंदू चीज को ऐड करके बता रहे हैं कि जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो किसी न किसी भगवान के मंदिर जाते हैं। तो हम जब बोलते हैं भगवान तो एक्चुअली वो या तो भगवान राम होंगे, भगवान कृष्ण होंगे, शंकर जी होंगे, गणेश जी होंगे, सबकी मूर्तियां होती हैं, हनुमान जी होंगे, ये सारे भगवान जी लोग हैं। ठीक। अगर मान लो मेरी मम्मी मंदिर जा रही हैं तो हम उनसे बोलेंगे मम्मी कौन से मंदिर, मम्मी कहाँ जा रही हैं, बोलेंगे मंदिर जा रही हैं, तो वो किसी भगवान के मंदिर जा रही होंगी। देखो वो कॉन्सेप्ट अलग है कि सब भगवान एक ही होते हैं, मोक्ष प्राप्ति ये सब चीजें सब समझते हैं। यहाँ पे हम फिर से कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं, इसलिए अन्यथा मत लेना। अब देखो अब यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा कि सर वहां तो भगवान एक ही होते हैं, वहां तो दो भगवान होते हैं, ये सब चीज नहीं। हम लोग जब भी भगवान की बात करते हैं तो कोई ना कोई भगवान की बात करते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी भी किसी न किसी फॉर्म में होती है, वो भी किसी न किसी फॉर्म में होती है। इसका भी दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जब आप खाने की बात करते हैं, खाना, फूड, ईट नहीं फूड, ईट नहीं फूड, जब आप फूड की बात करते हैं तो आप किस फूड की बात कर रहे हैं, राइट। उसी प्रकार जब आप ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी की, तो आप किस एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी हमेशा किसी न किसी फॉर्म में होती है। तो जब आप एनर्जी को यूज करते हैं तो एनर्जी का फॉर्म आप बदल देते हैं अपने सुविधा के अनुसार। अगर जाड़े का सीजन है तो आप एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जो हीट उत्पन्न करे, गर्मी उत्पन्न करे आपको कंफर्ट करने के लिए। तो वो गर्मी पैदा करने के लिए, गर्मी हीट ऊर्जा का एक रूप हुआ। उस ऊर्जा को बनाने के लिए आप किसी न किसी और ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पंखा बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी भी तो ऊर्जा है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को बनाने के लिए भी कोई मशीन चाहिए, तो वो मशीन भी तो किसी ऊर्जा का इस्तेमाल करेगी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो वो झरने से पानी गिरता है, फिर विंड मिल चलती है, फिर कोयला जलाते हैं, तमाम और चीजें हैं। एग्जांपल ले लो कोयले का। अब कोयला जलता है तो हीट निकलती है, उस हीट से पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके विंड चलाते हैं, मिल चलाते हैं, मिल चलने से टरबाइन कट करता है, वायर्स उसमें होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ले दे करके अगर तुम देखो तो कोई चीज जल रही है, अगर कोयले पे बात करो तो कोयले के अंदर उसमें उसकी जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच, उसमें छुपा होता है ऊर्जा, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में सटे होते हैं ना, बंधे होते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो ये चीज है मार्कर। अब इस मार्कर में अगर हम देखें, जूम करके देखें, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखें, तो ये मार्कर क्या है, मॉलिक्यूल 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 से बना हुआ है। सारे मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड हैं, तभी तो वो इस फॉर्म में है। अगर मान लो कि ये सारे मॉलिक्यूल आपस में तोड़ के अलग कर दिए जाएं, सारे मॉलिक्यूल्स अलग कर दिए जाएं, ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के पास थे वो, तो वो किस वजह से थे, वो एक दूसरे के पास थे ऊर्जा होने की वजह से। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जब वो अपने पड़े हुए हैं, एक मॉलिक्यूल यहां पड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल यहां पड़ा हुआ है, तो उनके बीच जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो मॉलिक्यूल के पोजीशन की वजह से होती है। तो हम लोग उस लेवल पे जाके बात नहीं करेंगे, ये तो बैकग्राउंड था चैप्टर का। हम लोगों को इस चैप्टर में मेन रूप से ये समझना है कि जो ऊर्जा हम लोगों को मिलेगी यहां पर, वो चार तरह की ऊर्जा हम लोग बात करेंगे। ऊर्जा के चार फॉर्म्स की बात करेंगे। उसका एक फॉर्म होगा काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी होगी उसका एक फॉर्म होगा काइनेटिक एनर्जी, दूसरा फॉर्म होगा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा फॉर्म होगा वर्क, चौथा फॉर्म होगा हीट ट्रांसफर, हीट। तो जो थर्मोडायनामिक्स टॉपिक आगे चलेगा चैप्टर 11th में, उसमें हम लोग हीट ट्रांसफर को डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क पावर एनर्जी में भी जब IIT JEE क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर उस वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहां यूज हो जाता है IIT JEE में। तो अभी हम हीट नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि चैप्टर लंबा हो जाएगा, फिर जितना यूनिट है 11th में इस पोर्शन में पहले उसको करते हैं JEE के हिसाब से। तो अब देखो
वर्क को निकालने का फॉर्मूला पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर से वही काइनेटिक एनर्जी निकलेगी जिसमें ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है। लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो होती है v, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसका यूनिट होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसीलिए हम बोल रहे थे वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर रोटेशन के बाद रखना चाहिए, ताकि बच्चों को हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी आप लोगों को पता ही नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और ये एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्म्स मिल जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के भी कुछ ना कुछ फॉर्म्स होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी के भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं। तो पहले आपको जानना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ उसके मोशन की वजह से होती है। अब मोशन खुद दो तरह का होता है, लीनियर और रोटेशनल, राइट। जब मोशन किसी कर्व पे हो रहा होता है, किसी कर्व पे, तो उसमें रोटेशन का भी इफेक्ट आता है और लाइन का भी इफेक्ट आता है, ठीक है। अब जरा बात को समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें मोशन नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम जानना चाहते हैं उसमें किस तरह की पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है। तो तुम लोग एक मिनट के लिए मान लो कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, न गैलेक्सी, न ब्लैक होल, न दुनियादारी, कुछ नहीं है, न तुम न हम, कुछ नहीं, पूरा एम्प्टी स्पेस है, मतलब कोई भी प्लेनेट नहीं है। अगर पूरा एम्प्टी स्पेस है तो वहाँ पर अब इमेजिन करो दो छोटे छोटे मास रख दिए, m1 m2। अब दोनों मास जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे। अब उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, राइट। अगर मान लो कि हम इन दोनों फोर्सेस को, मतलब इस एनर्जी को हम कंसीडर ना करें, हम बस ये कंसीडर करें कि दो मासेस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, सिर्फ रखे हुए हैं, तो उनके वजह से, सिर्फ उनके पोजीशन की वजह से इस सिस्टम में एनर्जी होती है। मेरी बात को समझो, अगर हम दो मास को यहां रख दें किसी दूरी पर, और उस मास, इस पूरे सिस्टम को यहां पे रखे हुए हैं, हम बोल रहे हैं कि इस सिस्टम में ही एक एनर्जी है, और वो बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से आती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख दिए तो अब इसमें जो गैप है, ये जो पोजीशन है इनका, इसमें हम बोल रहे हैं कि इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो आई कहाँ से? बड़ा क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? 11th के बच्चे, दो ऑब्जेक्ट यहां रख दिए, अब हम बोल रहे हैं कि अब इसको एक सिस्टम बोलेंगे और बोलेंगे कि इनमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल मास की यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम इस सिस्टम की डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? सोचो। नहीं बेटा, और क्योंकि हम जानते हैं मेरे हर क्वेश्चन का आंसर इस क्लास से आ जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी क्लास से आएगा। जब तक मेरे लाइव क्लास के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सोच रहे हैं तब तक हम कैमरा पॉज कर देते हैं, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे बोर ना हो और यूट्यूब वाले बच्चे भी इस चीज को सोचें। तो फाइनली आंसर आ चुका है। दो मास को हम लोग जब पास में रखते हैं तो उस सिस्टम को अगर हम कंसीडर करें कि एक सिस्टम में दो मासेस हैं, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि आप एक मास को लाए तो आपके खुद का ऊर्जा खर्च हुआ, आप दूसरे मास को लाए तो आपको खुद का ऊर्जा खर्च हुआ, तो आपका जो एनर्जी खर्च हुआ है वो ही कन्वर्ट हो जाता है सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। अब जरा देखो, जब तुम दो मासेस को पास में लाए थे तो तुम खुद ना वर्क किए थे, तो जब तुम खुद वर्क किए थे तो उस सिस्टम में जो एनर्जी है वो उतने के बराबर होगी जितना तुम वर्क किए थे। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और डेवलप होता है, जो भी फोर्सेस हम लोग डिस्कस किए हैं लॉज ऑफ मोशन में, वो सारे के सारे जब वर्क करते हैं तो वो वर्क जो होता है वो फाइनली कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो किसी ना किसी काम में खर्च हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो
अभी चैप्टर का बैकग्राउंड चल रहा है, मेन चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। अगर मान लो कि यहाँ पर बालू है, रेत है, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर इसमें गिरेगा, बालू में, रेत में, तो क्या होगा कि ये कुछ दूर तक नीचे जाएगा, उसके बाद यहाँ आके धंस के रुक जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है, इतनी हाइट पर है, ठीक है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में इतनी हाइट पर है? धरती के रिस्पेक्ट में, कोई धरती है। तो तुम लोग को अभी हम बताए नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती है। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो दो मास के पास होने की वजह से होती है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो मास माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और जायंट प्लैनेट भी हो सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर एक और एनर्जी की डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कितने हाइट पर है, उस पोटेंशियल एनर्जी को एक खास नाम दिया जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम आपसे पूछें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप वो आंसर देंगे जिस तरह का सवाल चल रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई बाहर में पूछता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप क्या खाएंगे, तो आपको टाइप्स बताने पड़ेंगे कि हम ये खाएंगे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के कई फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला ग्रेविटेशन में सिखाएंगे, एक फॉर्मूला यहाँ सिखा रहे हैं। यहाँ जो फॉर्मूला होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो होता है mgh, मास कितने हाइट पर है। तो अगर डिफिनीशन पे जाओगे तो बहुत ही सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी उस वजह से होती है, किस वजह से होती है? पोजीशन की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से, डिफॉर्मेशन की वजह से, स्ट्रेच की वजह से। मतलब जो कुछ भी तुम करते हो, अगर उस बॉडी में मोशन पैदा नहीं हुआ तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। मान लो हम मोबाइल को पकड़ के तोड़ दिए, तो मोशन तो हुआ नहीं इसमें। तो तुम जो वर्क किए हो वो बॉडी को डिफॉर्म करने में किए हो, ठीक है। जब तुम लोग और आगे जाओगे इस चैप्टर में, तो तुम लोग ये भी समझोगे कि हर तरह के मटेरियल में अलग अलग एनर्जी स्टोर होती है, मेटल में अलग, लिक्विड में अलग। तो वो सब काफ़ी टफ हो जाएगा। इसीलिए चैप्टर्स में जब आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह आएगा, तो तुम लोग वहाँ पे स्ट्रेस को समझोगे, ठीक है। आगे जाकर के जब सॉलिड्स पढ़ोगे तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन को समझोगे, तो वहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी समझोगे। जब भी तुम वर्क करते हो तो वो वर्क किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ऐसे बजाते हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है किस फॉर्म में? साउंड में। तो साउंड जो है वो तो एक वेव है, लेकिन अपने साथ वो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है। तो हम जो ऐसे किए तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो जितनी एनर्जी मेरी खर्च हुई वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई साउंड में, जो एनर्जी है उसमें। तो कुछ लोग कहते हैं साउंड एनर्जी, ठीक है। साउंड खुद एनर्जी नहीं है, साउंड तो एक वेव है। वो वेव क्या कैरी करती है? एनर्जी और मोमेंटम। वो समझाएंगे जब वेव पढ़ाएंगे तब, साउंड वेव पढ़ाएंगे तब, ऑसिलेशन में वो चीज़ आती है। अब देखो ये सारी बातें 9-10 पर नहीं पढ़ाई जाती, वो बहुत बेसिक लेवल होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि एनर्जी में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें एक और स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हम लोग स्प्रिंग को ड्रॉ करके समझेंगे कि उसमें वो चीज़ कहाँ से आती है। देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग ड्रॉ कर लो और उस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो। ये सीलिंग है, इस सीलिंग से सिर्फ स्प्रिंग लटकी हुई है। ये मान लो कि इस स्प्रिंग का खुद का वेट नहीं है, खुद का मास नहीं है, मासलेस मानो इसको। अगर मासलेस नहीं मानोगे तो ये खुद के वेट की वजह से लटक जाएगा। ये चीज़ समझने के लिए काम करो, घर पे जाओ, आटा सान के उसका लोहिया बना के लंबा कर लो, तो वो खुद ब खुद टूट जाएगा अपने मास की वजह से। तो वही कह रहे हैं, स्प्रिंग को मासलेस मानो, और अगर लोहिया को मासलेस मानोगे तो वो नहीं टूटेगा, ठीक है। अब क्या करो, इसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लटका दो, कोई मास लटका दो। मास को लटका के जैसे ही छोड़ोगे ये स्प्रिंग नीचे आ जाएगी। तो स्प्रिंग जितनी स्ट्रेच हुई तुम स्प्रिंग का शेप और साइज बदल दिए। देखो दो शब्द होते हैं इंग्लिश में, एक होता है शेप, एक होता है साइज। शेप का मतलब होता है ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। साइज का मतलब होता है किसी एक शेप को बड़ा या छोटा करना। ट्रायंगल को बड़ा कर दो, बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल को छोटा कर दो, छोटा ट्रायंगल। ट्रायंगल को सर्कल में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम शेप ही चेंज कर रहे हो, साइज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो अब देखो यहां पर जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है तो स्प्रिंग अभी भी स्प्रिंग है, तो उसका साइज चेंज हुआ है।
तो जब भी तुम साइज चेंज कर रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ काम करोगे तभी उसका साइज चेंज होगा। ठीक है, जरा बात को समझना। यहां पर एक बल्ब है, बल्ब ऐसा नहीं होता, बल्ब ऐसा होता है। ठीक है, अब ये बल्ब क्या करेगा, एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी लेगा और एक साइड से ये लाइट निकालेगा। मान लो कोई मोटर है जो पानी निकालता है, ऐसे कुआं में से पानी निकाल के बाहर निकालेगा। अब वो एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी लेगा, एक साइड से मैकेनिकल वर्क करेगा। तो देखो, तुम लोग फिजिक्स के हर चैप्टर में नए नए तरह के वर्क का फॉर्मूला सीखोगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला सीखोगे। जैसे अगर यहाँ पे हम तुमको बता दें तो जो वर्क होता है वो पावर के साथ टाइम का मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो पूरा फॉर्मूला अगर हम देखें तो वोल्टेज, करंट और टाइम होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क का पूरा फॉर्मूला वोल्टेज, करंट, टाइम 10th क्लास में पढ़े, तुम लोग पढ़ के आए हो इस चीज को। अब जो लाइट होता है, लाइट में जो एनर्जी है वो एनर्जी तुम लोग, हम कल चेक किए थे, तुम लोग वहां पढ़ रहे थे, E = h पढ़े थे ना, E = h, तो वो एनर्जी होती है, वो लाइट की एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी हो जाएगी लाइट की एनर्जी h। तो ये बल्ब क्या कर रहा है, VIT को किस में कन्वर्ट कर रहा है, h में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यही इसी पर बन जाएगा नीट का क्वेश्चन। अगर इसको IIT में पूछना है तो इस बल्ब के पर लगा देगा मोटर और 3 एनर्जी लगा देगा, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। ले दे करके स्प्रिंग में जब एनर्जी निकालोगे तो उसका एक स्पेशल फॉर्मूला बनेगा, 12kx²। जो k बनेगा वो बनेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, x बताएगा कि आप कितना स्ट्रेच डाले हैं स्प्रिंग में। स्प्रिंग को खींचने को कहते हैं टेंशन, दबाने को कहते हैं कंप्रेशन। स्प्रिंग को कंप्रेस करो x लेंथ से, तब भी उसमें इतनी एनर्जी स्टोर होगी। स्प्रिंग को खींचो x लेंथ से, तब भी उसमें इतनी ही एनर्जी स्टोर होगी, 12kx²। x तो समझ गए क्या होता है, अब समझते हैं k क्या होता है। देखो, स्प्रिंग हमारे दुनिया में, मतलब हमारे डेली लाइफ में कई जगह यूज होता है। जब तुम ट्रेन में जाओगे, ट्रेन में तो मोटे मोटे स्प्रिंग लगे होते हैं ट्रेन के टायर के पास, देखो कभी, बहुत हैवी स्प्रिंग। उस पर बैठ जाओगे, स्प्रिंग को कुछ नहीं होगा। अगर तुम सिंगल बैठते हो तब उस स्प्रिंग पे पूरा ट्रेन होता है भाई। ठीक है, और सेंसर का यूज करके जब भी गाड़ी चलती है चेक किया जाता है सारे स्प्रिंग सही है कि नहीं। जब भी गाड़ी चलती है एक सेंसर होता है, बंदूक जैसा दिखता है, उसको जहां जहां पे स्प्रिंग लगा होता है वहां पे एक आदमी रहेगा, वो चेक करते जाएगा, पूरा चेक करते जाएगा कि हर जगह स्प्रिंग सही है कि नहीं। ठीक है, जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें स्प्रिंग लगाया जाता है। और तुम लोग जो स्प्रिंग देख रहे हो, ये वाला स्प्रिंग, ये तो बेसिक स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग और होता है जो ट्रैक्टर में लगा होता है, वो उसके टायर में, वो लीफ की तरह ऐसे लगा होता है। मतलब वो स्प्रिंग ऐसा होता है, देखो ऐसे प्लेट्स होती हैं ऐसे, ये, और यहाँ पे एक वो लगा होता है, इसके नीचे पहिया बना होता है। और पूरा जो टाली होता है, ट्रॉली जिसको बोलते हैं, वो इसके ऊपर होता है ऐसे। तो जब ये ट्रॉली दबता है तो ये जो ब्लेड्स है ना, ये से खुलती हैं, बंद होती हैं स्प्रिंग की तरह। क्योंकि ट्रैक्टर में ये स्प्रिंग काम नहीं कर पाएगा, ये वाला स्प्रिंग काम करेगा लेकिन बहुत हैवी और बहुत महंगा हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग इसको लगाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये स्प्रिंग वहां पर ज्यादा काम करता है जहां पे मोशन स्मूथ होता है। ट्रैक्टर को खेत में, पहाड़ों में चलना होता है, इसलिए लीफ स्प्रिंग ज्यादा ड्यूरेबल है, इसको बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। अगर आप में से कोई बीटेक करता है मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से या एरोस्पेस से, तो आपको ये पढ़ना होगा लीफ स्प्रिंग। ठीक है, अब देखो, हम लोग जिस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, सिंपल वाले स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है 12kx²। अब इसमें k क्या है, तो जो जितना भारी भरकम स्प्रिंग होता है, एक और स्प्रिंग होता है छोटा सा पतला सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा जो पेन के अंदर लगा होता है ना। पेन के अंदर स्प्रिंग देखें आप लोग, आप लोग देखें पेन के अंदर स्प्रिंग? नहीं, पेन के अंदर स्प्रिंग होता है, देखो निकल, वेरी गुड। तो अरे वाह, ये हैं देखो हमारे स्मार्ट बच्चे, जो मांगे वो अलादीन का चिराग है वो। देखो ये है पेन का स्प्रिंग। ठीक है, ये बच्चे देख लें यूट्यूब वाले, पेन का स्प्रिंग होता है, ये एकदम छोटा सा होता है। अब इसी बात पे अलादीन का चिराग ट्रेन का स्प्रिंग निकाल के दिखाओ बेटा। ठीक है, तो ये पेन का स्प्रिंग। तो अब देखो ये स्प्रिंग इतना हल्का है ना, इतना हल्का है कि इसको तुम ऐसे दबा सकते हो। ठीक है, शो ऑफ कर सकते हो ऐसे दबा करके। वही अगर ट्रेन का स्प्रिंग ले आया ना, तो पहली बात ये ला नहीं पाएगा। ठीक है, ट्रेन का स्प्रिंग उठाने जाएगा वहीं बैठ जाएगा, और वो इतना हैवी स्प्रिंग होता है। तो उस जो हैवीनेस है उसमें, जो हल्कापन है या जो स्ट्रांगपन है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब स्प्रिंग कितना जबरदस्त है उसको दिखाते हैं के से। के की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ट्रेन वाली स्प्रिंग हो गई। के की वैल्यू डेसिमल में है या हल्की फुल्की छोटी मोटी 10, 12, 15 है। ठीक है, अब देखो इसके यूनिट्स को समझते हैं।
एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं दुनिया में, जितने भी फॉर्म्स होते हैं, सबका यूनिट सेम होता है। हीट और वर्क भी एनर्जी की फॉर्म्स होते हैं। जैसा कि हम बताए, एनर्जी अपने आप में कुछ नहीं होती, वो हमेशा किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है, अगर तुम सिंपली पूछें कि यार एनर्जी खत्म हो गई, अरे कौन सी एनर्जी खत्म हो गई? हाई बिजली वाली। ठीक है, बताना पड़ेगा कौन सी एनर्जी खत्म हो गई। बैटरी में जो एनर्जी होती है वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज के बीच, वो सब 12th में समझोगे। ठीक है, दिमाग लगाना कि तुम लोगों को कौन सी एनर्जी नहीं समझ में आ रही है। घर पे जाना, रास्ते भर देखना, हाँ ये समझ में आ रहा है, ठीक है, वो एनर्जी समझ में, हाँ वो इलेक्ट्रिकल है, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम नहीं पता, तो पूछना ऑन द वे कि सर ये वाली एनर्जी नहीं समझ में आ रही थी। ठीक, टाइम अप। चलो फिर अब हम लोग कल चैप्टर शुरू करेंगे टेक्निकल रूप में।